देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये किसने दिया था? प्रोफेसर मार्शल ने उसके बारे में बताया था, और उन्होंने अपनी जो बुक बनाई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में उन्होंने डिक्लेयर किया था। होता क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। देखो, जिससे भी जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, किस वजह से? कोई भी फैक्टर हो सकता है। डिमांड के बहुत सारे फैक्टर्स थे। प्राइस था, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारे थे, ठीक है, ये सब थे। तो इनमें जो अगर कोई एक चेंज आए, कोई एक चेंज हो, तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड पर कुछ चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पर। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जनरली अगर हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमारा मतलब सिर्फ किससे होता है? प्राइस इलास्टिसिटी से, अगर हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कौन सी होती है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड इज ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जिस नेम से इसको डिनोट करते हैं मैंने ये वो भी लिख दिया, ठीक है, इन नेम से। अब हम सबसे पहले की बात करें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? देखो, जो हमारा क्वांटिटी में चेंज है, इसको मैं पहले या ये कह सकते हैं, ठीक है, चेंज परसेंटेज चेंज, ये चेंज का निशान है, इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इसको जो हम बोलते हैं ये होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मतलब डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? डिमांड पर इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो क्या है, इसको बोल सकते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ commodity, ठीक है। ये आपका क्या हो गया?
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर उसके प्राइस में कुछ चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसकी डिफाइन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब चलो हम बात करते हैं आगे, इसको किसी और वे से भी लिखा जा सकता है। कैसे, जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको हम लिखते हैं चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी बाय क्यू। ठीक है, ये इस तरीके से भी लिखा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी बाय क्यू। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। और इस तरीके से लिखने को इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको लिखने का, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये भी एक तरीका है इसको लिखने का। अब इसके और भी नाम, एक तो प्रोपोर्शनेट मेथड हो गया और फ्लक्स मेथड। अब ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं तो पता नहीं चलता। और मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, इन नामों से इसको बोला जाता है। ये आपका कौन सा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब एक एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं चलो इसका, उस हिसाब से हमें समझ भी आ जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आपके पास मानकर, ठीक है, अब इसका एग्ज़ाम्पल जो है वो हमने क्या देखना था, हमें कैलकुलेट करनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। if demand increases from 4 units to 5 years due to fall in price from
₹10 to ₹8। अब यहाँ पर देखो हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं। हमें जो चीज़ें मिली हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें निकालनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें क्या बोला है, डिमांड इंक्रीज़ हुई है 4 यूनिट से 5 यूनिट ड्यू टू फॉल इन प्राइस फ्रॉम, प्राइस में कमी आई है और डिमांड इंक्रीज़ हुई है। तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले कितनी थी, 4, और कितनी हो गई अब 5, ये इंक्रीज़ हो गई। प्राइस जो है वो क्या था पहले 10, प्राइस 1 अब क्या हो गया 8। ठीक है, अब हम किसी भी मेथड से करें हमारा आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब हम करें, पहला हमारा क्या था, जैसे हम ध्यान से देखें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी बाय क्वांटिटी डिमांड, ये था। हमारे पास जो है वो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग अब हमारा क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितने का चेंज आया इसके अंदर, अब 5 हो गया, पहले 4 था, 1 का चेंज आया। चेंज इन प्राइस, पहले मैं यहाँ पर अलग से निकाल लेती हूँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड QD1 माइनस QD5 माइनस 4 विच इज़ 1, एंड चेंज इन प्राइस क्या आ जाएगा, P1 माइनस P which is 8 minus 10 and it is -2, -2 into P क्या है आपका 10, ये है आपका 4। अब कटिंग में करूँ, ये आ गया -5/4, परसेंटेज में ले जाऊँ, अब इसको डिवाइड कर दूँ, देन मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -1.25, अराउंड यही आएगा हमारा। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 1.25, तो ये हमारी क्या आ गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करें तो हमारा क्या है, डिग्रीज, टाइप्स, कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है। ठीक है, अब इसके टाइप्स कौन कौन से, प्राइस इलास्टिसिटी है लेकिन उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो वो टाइप्स, फर्स्ट देखो हमारा क्या होता है, या जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या तो वो क्या होगी इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक सेकेंड, ये थोड़ा बड़ा बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ही कर देती हूँ। 5 टाइप्स ऑफ रहती है
सबको एक चार्ट में बना देती हूँ मैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। अब सबसे पहले हमने इनके आंसर भी लिखने हैं, मीनिंग मतलब नेम क्या होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पर डिमांड ज़ीरो हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो इनइलास्टिक, कोई चेंजेस नहीं आ रहे इसके अंदर, चाहे कुछ भी चेंजेस हो जाएं। ठीक है, फिर है ई डी इक्वल्स टू 1, इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक, इक्वल्स टू 0, इन्फिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक। वो इलास्टिक नहीं थी, इनइलास्टिक थी, क्योंकि इक्वल टू 0 हो गई, डिमांड में चेंज नहीं आ रहा। ये इक्वल टू इन्फिनिटी है, मतलब चेंज होती ही जा रही है, तो इलास्टिक हो गई। फिर ग्रेटर देन 1, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। मे भी इसको एक और नाम भी बोल सकते हैं, हाईली इलास्टिक, ठीक है। ये भी इसके लिए नाम हो गया। ये क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या लेस इलास्टिक, ठीक है ना। ये हो गया, यहाँ पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पर डिमांड में सेकंड जो है उसमें डिमांड इक्वल्स टू 1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक, डिमांड इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब परफेक्ट इलास्टिक, पूरी तरह से ये चेंज हो रही है। डिमांड इज ग्रेटर देन 1 मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, डिमांड इज लेस देन 1 लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या लेस इलास्टिक, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो इसकी टाइप्स हैं। अब इनको टाइप्स भी बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो नेम तो मैंने इसके अंदर बता दिया। अब बात करते हैं इनको ग्राफिकली, जो सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसका ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ के तौर पे पहले मैं सबके ग्राफ बनाने की कोशिश कर लूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर डिमांड पर कोई असर नहीं आ रहा, ठीक है। चाहे प्राइस में कुछ भी चेंज होता रहे, कुछ भी चेंज होता रहे, डिमांड पर कोई असर नहीं आ रहा। क्वांटिटी डिमांडेड हमारी यहाँ होती है, प्राइस हमारा यहाँ होता है। अब प्राइस पहले P था, P1 हो गया, ये कह लो P2 हो गया, प्राइस नीचे भी हो गया, प्राइस ऊपर भी हो गया। दोनों ही केसेस में, तीनों ही केसेस में डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या हो गया, ई डी इक्वल्स टू 0, डिमांड में चेंज नहीं आना, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये आपका क्या बन गया, इक्वल टू 0। इसकी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ये वर्टिकल होता है डिमांड का, मतलब एक बिल्कुल सीधी लाइन जो खड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ग्राफ इसका बनता है, ठीक है। अब हम बात करें यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है जितना जो चेंज है आपका प्राइस में आ रहा है उतना ही आपका क्वांटिटी डिमांडेड में, सेम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड सेम चेंज इन प्राइस,
चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, तभी हमारा 1 आ सकता है। ठीक है, जब इन दोनों में चेंज सेम हो। हमारा डी डिमांड पर बन रहा है, ठीक है ना। जितना ही ये डाउन गया उतना ही ये अपवर्ड गया। क्वांटिटी जितनी ज़्यादा हुई उतना ही प्राइस कम हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, ये आपका ई डी इक्वल्स टू 1। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। चलो अब बात करते हैं ई डी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब चेंज आता ही जा रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, प्राइस यही है, लेकिन डिमांड पहले ये फिर ये चेंज होती चली जा रही है। डिमांड जो है वो चेंज होती चली जा रही है। ऐसे केस को अब क्या बोलेंगे हम? प्राइस में नो चेंज। ठीक है, ये कर लो, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका इसका आपका हो गया चेंज इन इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये आपका किस शेप का रहता है? हॉरिजॉन्टल। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये क्या था? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये चीज़। अब आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अब एक से ज़्यादा हो जाना, ये केस जब आएगा, ज़्यादा कब होगा? मतलब प्राइस में हल्का सा चेंज आया लेकिन डिमांड में बहुत चेंज आ गया। ये देखो, दिख रहा है ना? समझो पहले प्राइस ये था, एक से, और डिमांड ये थी। अब डिमांड जो है वो ये हो गई, प्राइस में हल्का सा चेंज आया, ये चेंज आया। इसको हमने क्या बोल दिया? ई डी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ग्रेटर देन 1। अब बात करें लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, तो अब क्या चेंज आएगा लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में? ये देखो, प्राइस में ज़्यादा चेंज, डिमांड में कम। ये हो गया ई डी लेस देन 1। ठीक है ना? दोबारा से एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको ज़्यादा समझना है। ई डी क्या है? इक्वल्स टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इक्वल टू 0, परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा? प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं आ रहा। ये क्या रहेगा? वर्टिकल पोजीशन रहती है इसकी, और पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर है ई डी इक्वल्स टू 1,
मतलब यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पर क्या प्राइस में जो चेंज है वही आपका क्या रहेगा, क्वांटिटी में चेंज, दोनों में सेम रहेगा। फिर है ई डी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक, बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, प्राइस में चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है इसके अंदर चेंज आता चला जा रहा है डिमांड में। वो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और या कह सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब हाईली इलास्टिक, बहुत इलास्टिक हो रहा है। वो बहुत इलास्टिक कब हो सकता है, जब प्राइस में स्लाइट चेंज हो और क्वांटिटी डिमांडेड में उससे ज़्यादा चेंज आ जाए। डिमांड में ही तो चेंज हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या चीज़ रह जाएगी, इसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक। फिर है ई डी इज लेस देन वन। लेस देन वन मतलब यूनिटरी इलास्टिक से थोड़ा कम। अब वो कब होगा, प्राइस में बहुत चेंज आ गया लेकिन डिमांड में कुछ कम चेंज आया, तो उस केस में आपका क्या रह जाएगा, इलास्टिसिटी लेस देन वन। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्राइस इलास्टिसिटी का। अब आगे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मेजर करने के इसके जो हैं फर्स्ट मेथड, टोटल आउटले मेथड। फर्स्ट जो है आपका टोटल आउटले मेथड है। ठीक है, इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट है। पहले हम फर्स्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन हम आगे चलेंगे। इसमें जो हम इलास्टिसिटी डिफाइन करते हैं टोटल आउटले मेथड में, वो हमारे तीन तरीके से होती है। एक तो ई डी इक्वल्स टू वन, ई डी इज़ ग्रेटर देन वन, ई डी इज़ लेस देन वन। ठीक है, हमारा रहेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये रहेगा। ठीक है, मतलब यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक। ठीक है ना, ये चीज़ें रहेंगी। इसके कर्व को जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, शेप जो उसकी होती है वो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसकी उसकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब हमारे एक्सपेंडिचर में और हमारे प्राइस में सेम चेंज रहेगा। ठीक है ना, मतलब चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन एक्सपेंडिचर। अब अगर हम इक्वल टू वन की बात करें, अगर जो है
चेंज इन प्राइस ज़्यादा है तो आपका क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर, वो अगर ये ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर कम रहेगा। ठीक है, या ये कह सकते हैं अगर प्राइस कम है और आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। ठीक है ना, ये चीज़। अब इसी तरह से इसकी बात करें, अगर हम बात करें प्राइस राइज हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज होगा। वो भी राइज होगा, बट फॉल इन प्राइस हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी फॉल इन प्राइस होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी क्या आ गई, पॉजिटिव रिलेशनशिप between price and total expenditure। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव relationship between price and total expenditure। और यहाँ पे नो चेंज and no relation। ठीक है ना, यहाँ पर प्राइस क्या है, यहाँ पर हम देखें ED इक्वल्स टू 1, ED इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसमें क्या रहेगा आपका, प्राइस और डिमांड जो है वो इनइलास्टिक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इसमें है आपकी प्राइस एंड इलास्टिक डिमांड और इसमें प्राइस एंड इनइलास्टिक डिमांड, ये आपका रहेगा इसके अंदर। और वैसे आपको पता हो कभी कभी हम टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल रेवेन्यू भी लेते हैं, विच मीन्स P इंटू Q। ठीक है, ये बात मानकर चले इसके अंदर, इसको हम ये भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये तो था आपका टोटल आउटले मैथड। अब हम आगे करें इसका ग्राफ। इसका ग्राफ जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का इस तरीके से बनेगा। टोटल एक्सपेंडिचर हम यहाँ लेंगे, एंड प्राइस जो है हम यहाँ लेंगे। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये एंड ये। अब ये आपका दिखाता है ED इक्वल्स टू 1 को, ये दिखाता है ED इज़ ग्रेटर देन 1, ये ED इज़ लेस देन 1। ये इस तरीके से इसका वो रहेगा।
अब जहाँ ए डी इज ग्रेट इक्वल टू 1 है तो ये क्या है, नेगेटिव या इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस, ठीक है। और ये पॉजिटिव और डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस। यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं है वैसे भी, नो चेंज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसका हमने ये भी बना लिया, ग्राफ भी। अब चलो इसके सेकंड पॉइंट की बात करें। सेकंड जो है वो इसका पॉइंट इलास्टिसिटी। इसको एक और नाम से भी आप लोग जानते हो, जियोमेट्रिकल मेथड। ठीक है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कैसे निकालते हो, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मतलब डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट एंड डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। देखो इसका तरीका, पहले इसका ग्राफ ही देख लें, फिर ये इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखें, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, ये ठीक है। यहाँ पर जो ये हमारा ग्राफ बनता है, इसमें ये पॉइंट जो मिड में आ रहा है ये होता है ए डी इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये रहा ए डी इक्वल्स टू 1 एंड इसके ऊपर का पार्ट, ये वाला पार्ट, और इसके ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका लोअर सेगमेंट और ये अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, ठीक है। ये चीज़, ये आपका क्या रहेगा, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अब यहाँ पर क्या है, और भी ज़्यादा थोड़ा ध्यान से देखें, ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर क्या है, ई डी इज़ लेस देन 1, लेकिन इस पॉइंट पर अगर मैं इनके नाम दे दूँ, एक ए और एक बी, ये पॉइंट्स पर ये जो बी पॉइंट है आपका, ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ई डी इक्वल्स टू 0 है, और जो ए पॉइंट है ई डी इज इन्फिनिटी, ठीक है। ये वो वाला पॉइंट है, और इतना पॉइंट जो है वो क्या हो गया, ई डी इज ग्रेटर देन 1। तो इसी एक ही लाइन पर जब हम सबको शो कर देते हैं और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका क्या रहता है, पॉइंट इलास्टिसिटी और ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। अगर आप पूछें इलास्टिसिटी कितने के बीच में लाई करती है,
तो क्या रहता है आपका, इलास्टिसिटी lies between 0 to infinity। तो ये इम्पोर्टेंट है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। अब आगे चलें, थर्ड पॉइंट ये है आपका आर इलास्टिसिटी मेथड, ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। इसको हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है, जब आपके प्राइस में जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। नॉर्मली क्या है, 3, 4, 5 इतने तक का चेंज रहता है, बट जब ये बढ़ जाए, 30 का हो जाए, 40 का हो जाए, 100 का हो जाए, 150 का हो जाए, तब हम किसका यूज़ करेंगे, आर्क इलास्टिसिटी का, ठीक है। अब इसके लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है, एवरेजेस ऑफ 2 प्राइजेस एंड 2 क्वांटिटीज, इसको हम बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी। ग्राफिकली भी एक बार बता देती हूँ पहले, ये जो है, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं आर इलास्टिसिटी। ये हमारा डेली डिमांड कर्व ही है, ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ही है, ये हमारा प्राइस ही है, वही है, ठीक है। ये जब हमारे चेंजेस ज़्यादा हो, अब इसे निकालने का तरीका देखते हैं। Q इंटू P प्लस P1 बाय 2 डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1 बाय 2, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है जो जनरल है। फिर इसको हमने और फर्दर तोड़ दिया और ब्रेक करके हमने इसको बनाया, तो हमारा ये क्या बन जाता है, एक और तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, कभी ये लगता है कभी दूसरा भी लग जाता है। ये चेंज होता है तो क्या बनता है, Q माइनस Q1 अपॉन Q प्लस Q1 इंटू P प्लस P1 P माइनस P1, ठीक है।
ये ध्यान रखना। अच्छा, अब अगर ये चीज़ पूछे कि नेगेटिव साइन क्यों होता है इसके अंदर, तो नेगेटिव साइन का क्या रहता है, जब भी हम देखते हैं एक नेगेटिव साइन आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो ये किस चीज़ को शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। ठीक है, अब हमारे प्राइस इलास्टिसिटी में सिर्फ एक ही चीज़ पेंडिंग रह गई है, वो इसके फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे बचेंगे इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना कर रहे हैं, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये एक ही बात है। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें जो अफेक्ट कर जाती है। फर्स्ट, ये ध्यान से करने हैं, क्योंकि इनके ही 1 मार्क वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर हम मानकर चलें सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा अवेलेबल हैं, मोर क्लोज सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो आपकी क्या होगी, मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है, दैट मीन्स लेस क्लोज सब्स्टिट्यूट विच इज़ लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, या मे बी आप कह सकते हो इन इलास्टिक। कभी भी अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर ब्रांड की, तो पर्टिकुलर ब्रांड अगर कोई हो तो उसकी हमेशा इलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि लोग उसकी जगह किसी को नहीं लेते, उसकी इलास्टिक डिमांड होती है। अब सेकंड बात करें, कंज्यूमर्स इनकम। बताइए हमें, अब बात होती है कंज्यूमर की इनकम की। अगर वो जो है मोर स्पेंड कर रहा है तो ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। डिमांड पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब मैं बात करूं अगर सॉल्ट के, इस टाइप की चीज़ की, सॉल्ट जैसी,
ठीक है, इस पर इसकी डिमांड क्या रहती है? हाईली इनइलास्टिक, क्योंकि पैसे ज़्यादा होने से भी सॉल्ट की ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं है, आप इस पर कभी भी खर्चा नहीं करते ज़्यादा, तो ये क्या, हाईली इनइलास्टिक। इस पर अपनी इनकम का हम थोड़ा सा ही पार्ट जो है वो स्पेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोथ्स की, तो इनकी क्या है, इलास्टिक, क्योंकि इस पर हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। बिकॉज स्पेंड मोर, यहाँ पर स्पेंड लेस, उसी के हिसाब से डिमांड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आगे बात करें थर्ड पॉइंट की। अब ये बताओ, नेक्स्ट आ जाएगा आपका नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर जो है लग्जरी गुड्स हैं, तो उनका क्या होगा, प्राइस इलास्टिक। लेकिन नेसेसिटी गुड्स होंगे तो उसका क्या रहता है, प्राइस इनइलास्टिक। नहीं फ़र्क पड़ेगा ना, उसकी वजह से प्राइसेस है। नेसेसिटी गुड्स तो हमें चाहिए, लेकिन लग्जरी का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जैसे कुछ ड्यूरेबल, लाइक कह सकते हो ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जैसे आपका टीवी हो गया, ठीक है। इनकी क्या होती है, रिलेटिव इलास्टिक, थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट, ठीक है। अब है नंबर ऑफ यूजेस। अगर हम किसी चीज़ का जो है पॉसिबल यूजेस ज़्यादा है, किसी कमोडिटी को ज़्यादा यूज़ करते हो, तो वो क्या होता है, ग्रेटर विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पर मिल्क दे दिया, ठीक है, यूजेस उसके ज़्यादा। फिर मैं बात करूँ फिफ्थ की, टाइम पीरियड। लॉन्ग अगर है और शॉर्ट है, लॉन्ग है तो इलास्टिक डिमांड, शॉर्ट है तो इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। फिर इसके बाद हम बात करें हैबिट्स। अगर किसी चीज़ के लिए वो हैबिचुअल है, ठीक है, हैबिचुअल है, तो उसकी डिमांड कैसी रहेगी, इनइलास्टिक, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर करें हम
जॉइंट डिमांड और बोलते हैं इसको टाइड डिमांड। इसमें क्या है, अगर कोई गुड्स हैं जो एक दूसरे के साथ जॉइंट हैं, ऐसे केस में क्या रहते हैं, इसका एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जिनका एक दूसरे से कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है जॉइंट डिमांड। जैसे कंप्यूटर एंड इट्स एक्सेसरीज। अब ये क्या है, जॉइंट डिमांड है, तो ऐसे में इनकी क्या रहेगी, इन इलास्टिक। कुछ भी आपको चाहिए इन इलास्टिक रहेगी। फिर नेक्स्ट लास्ट प्राइस रेंज। प्राइस आपका बहुत मैटर करता है। अगर वेरी हाई है या वेरी लो है तो आपकी इन इलास्टिक डिमांड और अगर कम है तो आपका इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पर आकर आपका सारा जो है ना ख़त्म हो जाता है प्राइस इलास्टिसिटी। अभी देखिए आप, यहाँ से हमने ये सारा चला, ध्यान से देखें, हमने यहाँ से सारा किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया, देन उसके बाद उसकी टाइप्स देखी। टाइप्स देखने के बाद हमने फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी को देखा, उसका एक एग्जांपल देखा, फिर इसकी कितनी डिग्रीज़ हैं, कितने टाइप्स हैं वो देखी 5। फिर पहला मेथड प्राइस इलास्टिसिटी का टोटल आउटले, फिर पॉइंट इलास्टिसिटी, फिर आर्क इलास्टिसिटी, फिर वो फैक्टर्स किए जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, तो ये हमने किया। ठीक है, तो आज हमारा प्राइस इलास्टिसिटी तक ख़त्म हुआ है।